आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाता है, यानी संपत्ति का हस्तांतरण। यानी कोई एक व्यक्ति अगर अपना प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर देना चाहे तो वो किस तरह से देगा। ठीक है, तो हम लोग आज उसी प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882, यानी कि ये जो एक्ट बना ये 1882 में बना। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि हम लोग जो आज़ाद जो हुए, हम लोग तो गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे। हम लोग जो आज़ाद हुए कब हुए, तो वो 1947 में हुए। ठीक है, यानी कि ये जो एक्ट जो आया 1947 से पहले ही यानी कि आ चुका था। और उस समय ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इस एक्ट को उस समय बनाया गया। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या देखते थे कि 1882 में जब अंग्रेज़ों के अधीन थे तो उस समय जो है अंग्रेज़ जो लोग थे वो वही जज हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि वो जो किसी भी तरह का कोई इशू होता था वहाँ पे लोगों को, इंडियन लोगों को, तो क्या करते थे, वो अपने आधार पे ही न्याय करते थे। और वो किस आधार पे न्याय करते थे, तो वो इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसेंस यानी साम्य न्याय और सद्विवेक के आधार पे क्या करते थे, वो न्याय देते थे। ठीक है, जैसा कि वो इंग्लैंड में वो चलाते थे। ठीक है, यानी उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे न्याय करते थे। लेकिन ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र करने की कंडीशन में इस एक्ट में क्या होता था कि ये जो सारी चीज़ें वो काम नहीं करती थी। ठीक है, इसी कारण से क्या किया गया कि एक ऐसी विधि अपनाई गई। किस कारण से, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के कारण से जो संपत्ति का जो अंतरण किया जाता है, इसमें संपत्ति दो चीज़ तरह की होती है, एक मूवेबल होती है और एक इमूवेबल होती है, यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। ठीक है, तो जनरली ये जो बनाया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, हाउस हो गया, बिल्डिंगें हो गई। तो ज़मीन से जो मुद्दे होते थे जनरली, इस पे बहुत तरीके से इसमें ये गुड कंसेंस के आधार पर ये काम नहीं हो पाता था। ठीक है, इसलिए ऐसी विधि बनाई गई। तो ये जो विधि बनी 17 फरवरी 1882 यानी 1882 में बनी और उसे लागू कब किया गया, 2 जुलाई 1882 को। ठीक है, कि एक ऐसी निश्चित विधि अपनाई जाए जहाँ पे ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र की जाती है तो उस विधि को, ये प्रॉपर्टी एक्ट को है, उस पर लागू किया जा सके और उसी के आधार पे ही सभी लोगों को न्याय मिल पाता था। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता क्या है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर हम लोग इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके धारा 5 में है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो ये कहता है दैट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी refers to an act by which a living person convey property in present or in future to one or more other living person। ठीक है, ये हिंदी में इसे एक बार चेक करते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक जीवित व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य के लिए सौंप देता है। ठीक है, यानी कि एक जीवित व्यक्ति, सबसे पहले बात है कि प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें जो व्यक्ति जो ट्रांसफ़र करता है उसका जीवित होना अनिवार्य है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी दोनों जो पक्ष होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी को दे रहा है और जो प्रॉपर्टी ले रहा है, यानी दोनों को क्या करना, जीवित होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहता है, व्यक्ति को वर्तमान में या भविष्य के लिए सौंप देता है, या तो वो प्रेजेंट में भी दे सकता है या फिर भविष्य में भी दे सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार ही दे सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे कि पहले डिस्कस किया कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और इमूवेबल होता है, यानी कि एक चल संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, और दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे कि एक ही जगह पे वो रहता है, जैसे कि ज़मीन हो गया, भवन, इमारतें। ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी कार, ज्वेलर या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक जीवित व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को, तो एक जीवित व्यक्ति अंतरक जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांसफरर, जो व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी देता है। दूसरा जीवित व्यक्ति अंतरिती, ठीक है, यानी ट्रांसफररी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को वो लेता है उसको हम लोग अंतरिती कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें कंडीशन जो है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो व्यक्ति तो जीवित होगा, ये तो अनिवार्य है। ठीक है, जो ले रहा है वो भी जीवित होना चाहिए, वो भी अनिवार्य है। लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी, मतलब दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तो सबसे पहले बात है कि ये स्वच्छित होना चाहिए, यानी कि ये मतलब पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये व्यक्ति अगर जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो अगर पागल भी है फिर भी वो प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना प्रॉपर्टी, इसको पागल नहीं होना चाहिए, यानी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये एडल्ट है यानी वयस्क है तभी ये प्रॉपर्टी को उसको दे सकता है। ठीक है, यानी कानून जो हमारा अधिकार जो नागरिकता अधिनियम जो है, नागरिकता अधिनियम के अनुसार अगर ये व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है अगर वो एडल्ट है, वयस्क है, तभी ये इसको क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी के तुलना में अगर ये जो प्रॉपर्टी ले रहा है अगर वो पागल है फिर भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, अगर वो एडल्ट नहीं भी है
फिर भी वो प्रॉपर्टी ले सकता है। तीसरा क्या है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, यानी कि दोनों जो है वर्तमान में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अस्तित्व में होना चाहिए। लेकिन अगर ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में ना होने का मतलब क्या है कि अगर माँ के गर्भ में भी है फिर भी वो बच्चे को क्या कह सकता है, प्रॉपर्टी दिया सकता है। यानी कि दोनों पक्षों को जीवित तो होना अनिवार्य है, लेकिन ये अगर बच्चा गर्भ में भी है जो जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फिर भी उसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र मतलब उसे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसी के तुलना में इसके साथ जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है उसका साथ क्या कंडीशन है कि उसका जो है एडल्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी वयस्क होना ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, क्या क्या उसमें कंडीशन है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि मोहन एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक सोहन एक व्यक्ति है, ठीक है। अब मोहन के पास जो है 50 डिसमिल अगर ज़मीन है, सपोज करते हैं 50 डिसमिल, तो इस ज़मीन को वो सोहन को किस तरीके से दे सकता है, ठीक है। तो एक हो गया कि ये इसे सेल कर सकता है, ठीक है, सेल डीड बना के, ठीक है, सेल कर सकता है। दूसरा क्या है, ये इसे लीज पे दे सकता है। तीसरा क्या है, ये इसे गिफ्ट पे दे सकता है। अब तीनों का अंतर समझिए, ये ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। अपना प्रॉपर्टी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दिया जाता है तो किस तरह से दिया जाता है, वो उसे बेच भी सकता है, वो इसे लीज पे यानी पट्टे पे या किसी निश्चित अवधि के लिए दे सकता है, या तो उसे गिफ्ट के तौर पे दे सकता है। सपोज करते हैं ये इसे सेल करता है, ठीक है, तो सेल करता है तो ये 50 डिसमिल में से इसको 25 डिसमिल अगर वो देना चाह रहा है तो वो किस आधार पे देगा, तो वो बिक्रीनामा बनाएगा, ठीक है, सेल डीड बनाएगा। इसमें क्या करेगा कि वो 25 डिसमिल का सोहन क्या करेगा, रजिस्ट्री कराएगा, फिर उसे म्यूटेशन कराएगा ताकि आने वाले समय में उसका क्या कर सके, रसीद कटवा सके, उसके नाम से इंटरनेट पर या कहीं पर भी देखना चाहे कि वो 25 डिसमिल ज़मीन जो मोहन से लिया गया वो 25 डिसमिल किसके नाम से है, तो वो सोहन के नाम से है। एक तरीका ये हो गया ज़मीन लेने का सोहन के पास। दूसरा क्या है, लीज पे है। अगर मोहन चाहता है कि सोहन को वो ज़मीन सिर्फ निश्चित अवधि के लिए यानी कि किसी सर्टेन समय के लिए अगर दिया जाए, यानी कि 20 साल के लिए देता है, ठीक है, सपोज करते हैं, तो अब 20 साल के बाद करेगा, क्या करेगा कि ये जो मोहन है फिर वो 20 डिसमिल, ये उससे जो 25 डिसमिल ज़मीन है वापस ले लेगा। अगर ये लीज पे देता है, किसी कारण से भी देता है कि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, मुझे ज़रूरत है, तो इसका जो ज़मीन जो है 20 साल के लिए मुझे लीज पे दे दो, पट्टे पे दे दो, इसके बाद फिर तुम वो वापस ले लेना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। तीसरा क्या है, गिफ्ट पे दे दिया। मोहन अगर इससे इसका करीबी मित्र है या फिर कोई ऐसा रीज़न है जो ये चाहता है कि इसे सोहन को देना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, 25 डिसमिल वो गिफ्ट के तौर पे दे सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी ट्रांसफ़र होता है, मोहन और सोहन को क्या होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अंग्रेज लोग थे, ये इक्विटी, न्याय, गुड कंसाइंस, जो इस आधार पे वो तो न्याय देते थे वो, लेकिन ये एक्ट को लाया गया, प्रॉपर्टी एक्ट को लाया गया क्योंकि ये वर्क नहीं किया, ठीक है। तो इसमें हम लोग केस लॉ भी देखेंगे कि किस तरह से ये केस लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये किस आधार पर ये काम नहीं किया, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे उन्हीं केस लॉ के बारे में। बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस लॉ के बारे में कि किस तरह से गुड फेथ पे जो है अंग्रेजों द्वारा जो जजमेंट दिया जाता था वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, इस केस में क्या है। तो ये केस है जयराम मुदलियार वर्सेस अय्या स्वामी का। इसमें जो अय्या स्वामी है एक प्लेंटिफ जो होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, एक प्लेंटिफ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ज़मीन बंटवारे के लिए ये सूट फाइल करते हैं। कब फाइल करते हैं, पार्टीशन सूट का, ये 1958 में, किसके द्वारा, अय्या स्वामी के द्वारा, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, जब ये पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रतिवादी होते हैं, उसमें से एक प्रतिवादी आपका मुन्नी स्वामी भी होती है, ठीक है। ये क्योंकि एक संयुक्त परिवार के लोग होते हैं, ठीक है, तो उसने अब सारी ज़मीन को पार्टीशन सूट उन्होंने फाइल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें से एक मुन्नी स्वामी डिफेंडेंट होती है जो प्रतिवादी होती है, और इनके जो दामाद होते हैं जयराम मुदलियार, ठीक है, इनके दामाद होते हैं जयराम मुदलियार। तो ये मुन्नी स्वामी क्या करती है, ट्रांसफ़र पेंडेंट लाइट यानी मुकदमे के दौरान बिक्री, ठीक है, या जब आप पार्टीशन सूट तो फाइल कर दिया गया, मुकदमा तो चल रहा है, अब इस दौरान ये क्या करती हैं मुन्नी स्वामी, अपने दामाद जयराम मुदलियार को कुछ ज़मीन बेच देती है, ठीक है, उसी का हिस्सा जमीन जयराम को बेच देती है। इसके बाद करती है कुछ ज़मीन जो है आप उनको पब्लिक ऑक्शन में भी बेच देती है। तो ये
जो अय्यर स्वामी जो होते हैं, जिन्होंने पार्टीशन सूट के लिए फ़ाइल किया हुआ, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यानी कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि लीज पेंडेंस यानी मुकदमे के दौरान अगर कोई बिक्री होती है तो सेक्शन 52 के अनुसार क्या है, वो अवैध माना जाए, उसे नहीं माना जा सकता। ठीक है, ऐसा किसका कहना था, अय्यर स्वामी का कहना था। इसके बाद वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। सबसे पहले तो सेक्शन 52 के बारे में कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई किसी तरह का पार्टीशन सूट फाइल किया है, अगर कोई लंबित वाद चल रहा है, मुकदमा अगर चल रहा है, तो उसी स्थिति में अगर कोई ज़मीन बेचता है तो क्या होगा, उसे अवैध माना जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस अदालत की कार्रवाई को क्या कर रहे हो, उसे अवहेलना कर रहे हो, उसे आप नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो सेक्शन 52 के बारे में कहते हैं। सेक्शन 52 में आपको सबसे पहले कि लंबित वाद के दौरान आपको किसी तरह की प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है जब मुकदमा चल रहा हो। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो अचल संपत्ति के से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पार्टीशन सूट तो किया, किस चीज़ के लिए किया, वो ज़मीन बंटवारे के लिए किया, कि जितनी भी ज़मीन उसकी है, यानी कि जितनी ये ज़मीन आपके अय्यर स्वामी के उसे दे दिया जाए, यानी जितने भी लोग हैं सबको बराबर हिस्सा कर दिया जाए। पार्टीशन का मतलब क्या है कि सबको बराबर हिस्सा में दे दिया जाए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 52 के बारे में, अचल संपत्ति के बारे में बताया, और लंबित वाद कानून चल रहा है उसमें भी उनके बारे में बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको रिस्पेक्ट करना होगा कोर्ट का, किस बारे में, कि अगर कोई लंबित वाद यानी कोई मुकदमा चल रहा है तो आप ऐसी स्थिति में कानून को, ये आप जो ज़मीन को है बेच नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको तब तक रोका जाएगा, यानी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये जो कोर्ट जो है अपना डिसीजन नहीं दे देती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुड फेथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे जयराम मुदलियार अपने गुड फेथ में तो आपने ज़मीन तो लिया है, यानी कि ये जो मुनीष स्वामी जो है, मुनीष स्वामी के जयराम मुदलियार तो दामाद थे ये जी, इसलिए जानते हैं कि ये ज़मीन वो वैलिड ही होगा, वो सही तरीके मतलब कि वो अनवैलिड नहीं होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि ये जो अय्यर स्वामी हैं, उन्होंने केस किया हुआ है ज़मीन को लेके कि उसकी जो ज़मीन है वो पहले उनको दे दिया जाए, इसके बाद जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं भी बेचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी गुड फेथ पे तो उन्होंने लिया। अगर गुड फेथ अगर जज देखने लगा कि नहीं जयराम मुदलियार ने अच्छा किया है कि गुड फेथ पे लिया है ज़मीन को, तो फिर उससे क्या होगा, फिर इसके साथ अन्याय हो जाएगा अन्य अय्यर स्वामी की तरफ से। इसलिए उन्होंने क्या किया है, आपको फाइनल डिसीजन का आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ज़मीन के बंटवारे से संबंधित जो कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देता कि किसके पक्ष में कितनी ज़मीन होगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, अंग्रेज अगर वही गुड फेथ पे, गुड कंसाइंस पे न्याय देते थे, अगर यहाँ पे अगर अय्यर स्वामी के अकॉर्डिंग में अगर जज जो है अगर गुड फेथ पे अगर न्याय दे देते जयराम के साथ, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता, अय्यर स्वामी के साथ अन्याय होता। ठीक है, तो इसी आधार पे हमारा प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया 1882 कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो प्रॉपर्टी बेचने वाला भले ही, अगर वो लेने वाला अगर भले ही वैलिड हो, लेकिन जो बेच रहा है उसके साथ सही में वो प्रॉपर्टी उसका है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गुड फेथ यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, दूसरा जो केस लो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है, वो है हरनारायण वर्सेस मामचंद का। ठीक है, ये 2011 का केस है। इसमें एक सेलर होता है, एक ज़मीन विक्रेता होता है। ठीक है, जो ज़मीन बेचने वाला होता है वो क्या करता है, हरनारायण को अपना एक ज़मीन बेचने का ये एग्रीमेंट तैयार करता है। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल यानी लिखित एग्रीमेंट तय करता है। ठीक है, किसको, हरनारायण को। इसके बाद क्या करता है, जब लिखित एग्रीमेंट पे जब बोला गया कि आज इस तारीख को आपको ज़मीन बेचा जाएगा, ठीक है, जब वो अपने बात से मुकर जाता है, तब ये हरनारायण क्या करता है, कोर्ट में केस करता है, मुकदमा दायर करता है। किस चीज़ के लेके, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी विशिष्ट अनुपालन का मुकदमा दायर करता है। किस लिए, ताकि जबरन रजिस्ट्री कराया जा सके किसकी ज़मीन को, जो ज़मीन बेचने वाला होता है। अब ये सेलर क्या करता है, इस ज़मीन को हरनारायण को ना दे के किसको बेच देता है, मामचंद को। ठीक है, यानी कि जब मामचंद कब बेचता है, जिस डेट को इसको बेचने वाला था, ठीक है, इस डेट में जिस एग्रीमेंट में हुआ था कि इस डेट को आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब इसको ना दे के मामचंद को दिया गया, किस तरह से, एक बैक डेट में सेल डीड को तैयार किया गया। ठीक है, यानी कि जिस दिन इसको देने वाला था उसके एक दिन पीछे क्या कर दिया गया, मामचंद के लिए एक सेल डीड तैयार कर दिया गया, ताकि ये ज़मीन इसको बेच सके और इसके नाम से रजिस्ट्री करवा सके। ठीक है, अब मामचंद क्या कहता है कि भले ही मुकदमा जो है दायर किया गया, ठीक है, जिस दिन दायर किया गया मेरा रजिस्ट्री भले ही मुकदमा के बाद हुआ, लेकिन ये जो मेरा दस्तावेज जो तैयार हो गया था वो कब हो गया था, मुकदमा से पहले हो गया था। ठीक है, तो ये सेक्शन 47 क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स विल बी वैलिड फ्रॉम रजिस्टर्ड डेट। ठीक है, यानी दस्तावेज जो है आपका वैलिड माना जाएगा, लेकिन कब से, जब तक कि आपका रजिस्ट्री नहीं हो जाता है। पेपर आपने ले लिया, आपके नाम से सेल डीड तैयार हो गया, ठीक है, आपका जितने ज़मीन थे आपने खरीद लिया, लेकिन जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तब तक वो क्या वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, ऐसा सेक्शन 47 कहता है। ठीक है, तो मामचंद ने इस चीज़ को तो बोला, अपना बात तो रखा कि मेरा मुकदमा दायर होने के बाद भले ही रजिस्ट्री हुआ, लेकिन सेल डीड कब तैयार हो गया था, तो मुकदमा होने से पहले तैयार हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है,
सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र इज नॉट कंप्लीट। जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तब तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो जब आपका हस्तांतरण किया है, जब प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र किया है, वो आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, सेक्शन 47 के बारे में भी डिस्कशन करता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है प्रायोरिटी ऑफ टू बायर, ठीक है, यानी दो जो खरीदार हैं उनके बीच की प्राथमिकता को तय करता है, ना कि आप जो कोर्ट में जो आपका वाद चल रहा है उस पर आप किसी तरह के धोखाधड़ी की बात आप उस पर ला सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, लीज पेंडेंस यानी सेक्शन 52 यानी कि लंबित वाद का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये भी कहता है कि ठीक है, मामचंद ने जो ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया आपने मुकदमे के बाद करवाया, लेकिन उस समय आपका कोर्ट पे जो है केस चल रहा था, उसमें वाद चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर्टी को आपने लिया है, ठीक है, वो आप किसके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन है। यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देता है तब तक आप जो इस पर जो है किसी तरह की आगे की कार्य मतलब एक्टिविटी जो है उस ज़मीन पर नहीं कर सकते। यानी कि अभी जो ज़मीन है कि जो ज़मीन का जो डिसीजन है, वो जो आपने मुकदमा जो दायर किया गया है, वो जो अभी जो डिसीजन है अभी उसी के अधीन है। जब तक वो डिसीजन नहीं देगा तब तक आप उस पर एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमने दोनों केस में, जयराम मुदलियार या फिर ये मामचंद के केस में क्या देखा कि मुकदमा तो चल रहा है, सदविवेक यानी गुड फेथ पर आपने ज़मीन तो लिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोर्ट के अधीन चल रहा है, कि जब तक आपका मुकदमा चल रहा है यानी कि कोर्ट में आपका केस चल रहा है तब तक आप उस पर क्या है सही तरीके से उस पर काम नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ सकता। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा आज कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, किस तरह से कार्य करता है और उसमें क्या क्या कंडीशन है। तो आई होप कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ गए होंगे।